नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ विचार साझा करना चाहता हूं और आपको अगर ये विचार मेरा अच्छा लगे तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबाएं और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि अगर आपको आगामी जो वीडियो है वो मिल जाए। दोस्तों, जो बात मैं आज रखना चाहता हूँ ये बात हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए हो सकता है ये वीडियो मैं एक या इससे ज़्यादा वीडियो के माध्यम से भी आपके बीच में शेयर करूं, लेकिन आप उसके जितने भी भाग हों, एक या दो या तीन, आप उन सभी भागों को ज़रूर देखें। और अगर आपको ये लगे कि मेरी बात सही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में कष्ट करें। धन्यवाद साथियों। जो आज की मेरी बात है वो सिंपल इतनी है कि हमारे देश में जो जीएसटी, नोटबंदी या आज महामारी के दौर में जो आर्थिक नुकसान हुआ हमारे देश का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई, हमारी जीडीपी रुक गई। ऐसी अवस्था में हम हमारे देश को दोबारा फिर से बुलंदियों की ओर कैसे ले जा सकते हैं? आप सभी सोचना। ये मेरे अकेले के बस का काम नहीं है, ये अकेली सरकार के बस का काम नहीं है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम उस देश के लोग भली भांति कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर उस देश के लोग ये बात ठान लें कि हमने हमारे देश को बुलंदियों पर लेके जाना है, हमारे देश को तरक्की की राहों पर लेके जाना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई भी ऐसी अड़चन नहीं जो उनके इस इरादे में खड़ी हो जाए। इसलिए ये आपने तय करना है कि आपने अपने देश को कहाँ तक लेके जाना है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जापान एक छोटा सा देश है जिसके पास ना तो हमारे जितने संसाधन हैं, ना उसके पास इतनी मैन पावर है, लेकिन वो देश हमारे देश से कहीं ज़्यादा आगे है तरक्की के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। और मैं एक और घटना उसके साथ जो हुई वो भी आपके नशर करना चाहता हूँ कि 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर हिरोशिमा और नागासाकी में बहुत बड़ा नरसंहार किया, लेकिन उस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था नेस्तनाभूत होने के बावजूद भी इस प्रकार से संभाली। उन लोगों ने अपने देश से प्यार किया और वो लोग आज उस अमेरिका को कर्ज देते हैं। आज वो अमेरिका उस जापान का कर्जदार है। आप लोग उस देश के लोगों की अपने देश के प्रति प्रेम, उनकी देशभक्ति को समझिए। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी वर्ग विशेष या किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएं। देशभक्ति का मतलब है कि आप अपने देश के प्रति कितने वफादार हो और आप अपने देश की तरक्की कितनी चाहते हो, उसकी तरक्की में कितना आप अपना हिस्सा डाल रहे हो, ये है आपकी वफादारी। दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए केवल काम की बात पे आना चाहता हूँ। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें करना क्या होगा। इसके लिए मैं एक पूरा खाका आपके सामने और आपके माध्यम से हमारी सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। कुछ छोटे छोटे कदम अगर हम लोग उठा लेंगे तो हमारा देश बहुत जल्दी उस रफ्तार को पकड़ लेगा जो रफ्तार हमने खो दी है। सबसे पहले हमें हमारे देश की पूंजी और हमारे देश के संसाधनों का रिसाव रोकना है। अब आप कहेंगे कि ये पूंजी और संसाधनों का रिसाव कैसे रुकेगा? दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे देश की पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे देश में आयात होने वाली वस्तुओं के ऊपर खर्च होता है, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है पेट्रोलियम, कच्चा तेल, जिसके ऊपर मैं यूँ कहूँ कि उसका 85% हिस्सा हम लोग आयात करते हैं, जिसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश की पूंजी हम डॉलर के रूप में कन्वर्ट करके दूसरे देशों को देते हैं।
ये हमारी पूंजी का बहुत बड़ा हिसाब है। जब एक बैरल की कीमत अगर $1 बढ़ जाए तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इसका उपाय बताना चाहता हूं कि हम ये लोग सभी ये निश्चित कर लें कि हम उसी वक्त हमारी गाड़ी, कार या जो भी चौपहिया वाहन है आपका, उसी वक्त घर से निकालेंगे जब हमने 3 या 3 से ज़्यादा लोगों ने कहीं जाना होगा। 1 या 2 लोगों ने जाना है तो हम उसके लिए बाइक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जैसे रेल और हम यूँ कहें कि बस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम करेंगे तो हम कच्चे तेल के रूप में या डीजल के रूप में या पेट्रोल के रूप में आयात होने से बहुत बड़े हिस्से को रोक पाएंगे और हमारी पूंजी जो है वो बाहर जाने से रोक पाएंगे।